कक्षा 6 की भूगोल पाठ्यपुस्तक में पुनः आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं ई सोशल एक्सप्लोरर के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी। तो इसमें हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं इसके अध्याय 6 को, जहां हमने पढ़ा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों को। तो हम लोग पृथ्वी के स्थल रूपों को पढ़ चुके हैं पहले ही, इससे पहले वाले भाग में। अब हम लोग इस भाग में अभ्यास को पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग अभ्यास में चलेंगे और इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। तो आइए, आप लोगों का स्वागत है अभ्यास में। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अभ्यास में चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समतल, पहला है समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहेंगे? तो खाली जगह था, उसमें हमने भरा मैदान कहते हैं। तो इस प्रकार हो जाएगा, समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं। दूसरा प्रश्न, हिमालय और अल्पास डैश पर्वतों के उदाहरण है। तो इसमें हो जाएगा वलित, ये वलित पर्वतों के उदाहरण है। तीसरा नंबर, खनिज की प्रचुरता पठार क्षेत्रों में होती है। तो यहाँ खाली जगह था, वहाँ हमने भरा पठार। खनिज की जो प्रचुरता होता है पठार क्षेत्रों में, तो हमारा क्षेत्र झारखंड की राजधानी रांची भी पठारों पे बसी हुई है, जो कि हम जानते हैं कि हमारे झारखंड में कई प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं। अगले प्रश्न, चौथा की ओर चलते हैं। ज्वालामुखी पर्वत प्रायः डैश के आकार के होते हैं। ये आपका प्रश्न हो गया। इसमें उत्तर होगा, तो ज्वालामुखी पर्वत जो है प्रायः शंकु के आकार के होते हैं। उसका जो मुंह होता है ऊपर में, वह शंकु के आकार का होता है, छोटा होता है। नीचे बेस, उसका आधार बड़ा होता है, और वह ऊपर में शंकु के आकार का, उसको हम लोग कह सकते हैं कि शंकु के आकार का होता है। तो अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। गंगा का मैदान डैश है का उदाहरण है। गंगा का मैदान डैश का उदाहरण है। तो हम लोग जानते हैं कि गंगा का मैदान किस प्रकार से बना। तो गंगा का मैदान निक्षेपात्मक मैदान का उदाहरण है। यह निक्षेपात्मक मैदान का उदाहरण है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, गंगा का मैदान निक्षेपात्मक मैदान का उदाहरण है। तो यहाँ हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की। 1 से लेके 5 प्रश्नों को हम लोगों ने खाली जगह को भरा। अब इसके अगले चरण में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सही और गलत। तो मेरे चैनल में बहुत सारा आपका क्लास का वीडियो आता है, इसलिए आप अन्य वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं वो आपको पहले ही उसका लिंक मिल जाए और आप अपने समय पे आप अपने सिलेबस को, कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सही गलत हमें लिखना है। तो प्रश्न 2, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत लिखना है हमें। लिखिए। तो पहला प्रश्न पे हमने पढ़ा पहले, हिमालय भंसोत्थ पर्वत है। तो हम लोग पढ़े हैं कि हिमालय जो है वो बलित पर्वत है, भंसोत्थ पर्वत नहीं है। तो यह जो हो गया सो गलत हो गया, तो गलत वहाँ लिख देंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न, चट्टानों को काट छांट की प्रक्रिया, चट्टानों की काट छांट की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। तो चट्टानों की जो काट छांट होती है वह निक्षेपण कहलाती है। ये सही है कि गलत है? ये तो हम लोग जानते हैं कि काट छांट की प्रक्रिया जो है निक्षेपण नहीं कहलाती है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे गलत है। तो यह हमारा दूसरा प्रश्न हो गया गलत। अब चलते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जब इसके पाठ को हमने पढ़ा उस समय हम लोग पढ़ चुके हैं कि तिब्बत का जो पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो यह हमने सही कर दिया, सही। चौथे नंबर प्रश्न, पर्वतीय क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता होती है। तो यह गलत हो गया। अब अगला प्रश्न है, मैदानी क्षेत्रों में परिवहन के साधनों का विकास सुगमता पूर्वक होता है। तो ये सही है, तो हमने इसको लिख दिया सही। तो इस प्रकार से हमने सही और गलत को लिख लिया।
अब हम लोग इसके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तीसरा प्रश्न को, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। एक वाक्य में आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? तो हम इसका उत्तर पढ़ चुके हैं इस पाठ में कि जलमंडल एवं स्थलमंडल प्रमुख स्थल रूप है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, जलमंडल एवं स्थलमंडल प्रमुख स्थल रूप है। तो ये एक वाक्य में उत्तर हो गया। इस प्रकार से ही आप एक वाक्य में जितना छोटा हो सके वाक्य और सही हो सके उस प्रकार का लिखने का प्रयास करेंगे, ताकि मेरा सही आंसर होने से हमको पूरा नंबर इस पर मिलेगा। तो फिर इसके हम लोग अगले प्रश्न की ओर जब चलेंगे तो आप देखिए किस प्रकार से उसको लिखते हैं हमने। इसको आप लिख लीजिए, प्रश्न को हल कर लीजिए, कॉपी पे उतार लीजिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो को बीच में आप रोक कर भी लिख सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। आइए अब दूसरा प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप पहले प्रश्न को लिख चुके हैं। तो दूसरा प्रश्न है, अप्रदन कार्य के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? तो इसके उत्तर इस प्रकार से हैं। उत्तर, अप्रदन कार्य के मुख्य चरण अप्रदन, परिवहन एवं निक्षेपण है। अप्रदन, परिवहन और निक्षेपण कार्य मुख्यतः पवन, नदी, हिमनद, समुद्री लहर, भूमिगत जल के द्वारा किया जाता है। इसको पुनः एक बार मैं पढ़ता हूँ ताकि आपको लिखने में सुविधा हो। यदि असुविधा हो तो आप वीडियो को बीच में कहीं भी रोक के लिख सकते हैं। प्रश्न था इस प्रकार से कि अप्रदन कार्य के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? तो इसके उत्तर को हमने इस प्रकार से लिखा, अप्रदन कार्य के मुख्य चरण अप्रदन, परिवहन एवं निक्षेपण है। अप्रदन, परिवहन और निक्षेपण कार्य मुख्यतः पवन, नदी, हिमनद, समुद्री लहर, भूमिगत जल के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और शुद्ध शुद्ध लिखिए। प्रश्न संख्या तीसरा, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? तो पर्वतमाला है, कौन सी है विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला? तो इसका उत्तर हो जाएगा, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिमालय ही है जो सबसे ऊंची पर्वत है, और ये पर्वत की श्रृंखला है, काफ़ी लंबी श्रृंखला चलती है इनकी, इसलिए हम लोग इसको पर्वतमाला भी कहते हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय हो गई। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, दर्रा किसे कहते हैं? दर्रा, तो दर्रा किसे कहेंगे? तो आप इसको पढ़ेंगे इस प्रकार से, दर्रा के बारे में, वह मार्ग जिससे किसी पर्वत श्रृंखला को पार किया जा सकता है दर्रा कहलाता है। पर्वत श्रृंखला को बीच से कहीं ऐसा जगह होता है जो मार्ग होता है जिसे हम लोग पार कर सकते हैं, तो वैसे मार्ग को हम लोग दर्रा कहते हैं। उदाहरण के रूप में मैंने इसे लिख दिया, जैसे नाथुला, सिपकीला हिमालय में स्थित प्रमुख दर्रा है। ये दो दर्रा है हिमालय में प्रमुख, जिससे आप उसको पार कर सकते हैं। तो वैसे स्थान है, वैसा मार्ग है जिससे किसी पर्वत श्रृंखला को पार किया जाता है, तो वो दर्रा कहलाता है।
और अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 जिनका कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है, उसके 5वें प्रश्न की ओर और अंतिम प्रश्न की ओर आ गए हैं। तो ये झारखंड के 2 प्रमुख जल प्रपातों के नाम लिखिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग झारखंड के 2 जलप्रपात को यहाँ लिखेंगे, मगर इस 2 के अलावा भी झारखंड में कई हैं, तो यहाँ हमने सिर्फ 2 को ही लिखा है। इस तरह से झारखंड के 2 प्रमुख जलप्रपात हुंडरू और जोना है, ये आप 2 लिखेंगे, हुंडरू और जोन्हा, ये प्रमुख है। इसके अलावा भी कई ऐसे प्रमुख हैं जो झारखंड में है, जैसा कि आपने सुना होगा, अगर आप झारखंड से हैं तो सुना होगा, बूढ़ा घाघ, दसम फॉल, रजरप्पा, पंचघाघ आदि कई प्रसिद्ध जलप्रपात हैं। तो उनमें से सिर्फ 2 ही लिखना था, तो यहाँ पे मैंने उन दोनों को ही यहाँ पे लिखा है। तो झारखंड के जब लिखना हो आपको 2 प्रमुख जलप्रपात, तो ये जो है झारखंड के 2 प्रमुख जलप्रपात हैं, हुंडरू और जोन्हा, जो कि यहाँ के लिए दार्शनिक स्थल भी है, जिसको आप घूम भी सकते हैं। तो ये घूमने के लिए बहुत ही अच्छा और देखने और सीखने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। तो यहीं पे हम लोग इस सवाल को समाप्त करते हैं और ये वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए इसके अगले भाग में हम लोग अन्य प्रश्नों को लिखेंगे और यहीं पे हम लोग इसको समाप्त करते हैं। तो आप मेरे YouTube चैनल में बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किसी प्रकार की असुविधा होने पे आप कमेंट में आप अपना प्रश्न को लिख सकते हैं, अपनी बातों को मेरे तक पहुंचा सकते हैं, ताकि मैं उस पर और भी आपका जो भी कन्फ्यूज़न हो उसको दूर कर सकूं और अगले वीडियो में मैं सारी जानकारी को भर के आपको दे सकूं। इसी के साथ धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल में जुड़ने के लिए। आप सबका दिन शुभ हो।